98 98 और इस सेशन में मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। इस सेशन में एक्चुअली कुछ खास बात हुई नहीं है। इस सेशन में सिर्फ ये हुआ है कि कार्ला की तबीयत जो है वो ठीक नहीं हो रही, वो बहुत बीमार है और परेशान हो रही है और घर को लेकर बातें हो रही हैं, घर बदलने को लेकर। और यहाँ पर मैक्सिमम सेशन में डॉन ने रा को इस बारे में पूछा है कि वो जो पांचवी घनत्वता का नेगेटिव साइड का जो ओरायन का प्यादा है, वो परेशान कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर बाकी के सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सवाल है जिसका जवाब थोड़ा लंबा है और इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो शेयर करने वाली हूँ, उसके बारे में पढ़ने वाली हूँ। तो वो कहता है कि ये पांचवी घनत्वता का जो बंदा है वो आया और उसने कार्ला को एलर्जिक रिएक्शंस पैदा किए और उसे परेशान किया। तो ये वो किस तरह से कर रहा है, क्यों कर रहा है? और वो रा कहता है कि जब आप लोग सेशन से पहले मेडिटेशन करते हो, तो तब बिल्कुल सेशन से पहले वो कार्ला को परेशान करता है ताकि ये हमारी जो बातचीत हो रही है ये ना हो पाए। तो डॉन कहता है कि इसीलिए आज हमने मेडिटेशन जो पहले करते हैं वो नहीं किया, उसको स्किप कर दिया। तो वो कहता है कि कार्ला ने एक सवाल पूछा है कि रा क्या हमें बताएंगे कि ये पांचवी घनत्वता का जो खुदगर्जी वाले रास्ते का जो भूत प्रेत जिन प्यादा जो भी है, वो इसे क्यों परेशान कर रहा है? इसके गले में उस तकलीफ हो रही है कार्ला के, उसे चक्कर आ रहे हैं और उसे संतरों के फूलों की खुशबू आ रही है। मतलब संतरों जैसी संतरी खुशबू उसको आ रही है। तो और उसे कई बार ऐसे लगता है कि वो जब चल रही है तो जैसे उसके पैर के नीचे कोई कीड़ा-मकोड़ा आ गया, कोई चूहा आ गया, कोई बिल्ली आ गई, इस तरह की कुछ चीज़ें उसे लगती हैं कि उसके पैर के नीचे आ रही हैं, लेकिन जब वो देखती है तो कुछ नज़र नहीं आता। तो ऐसे लगता है जैसे कि वो इमेजिन कर रही है। तो इसके बारे में क्या किया जाए? और ये तब क्यों होते हैं जब वो अपनी सैर के लिए जाती है? तो रा कहता है कि तुम्हारे इस एक सवाल में बहुत सारे हिस्से हैं और हम लॉ ऑफ कन्फ्यूजन के हिसाब से बहुत ध्यान से एक-एक चीज़ के बारे में जवाब देंगे। तो कहता है पहली बात तो ये कि तुम्हारा ये पांचवी घनत्वता का जो साथी है खुदगर्जी वाले रास्ते का, ये हर तरह से कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले तो ये कामयाब हो नहीं पाया था और अब वो काफी चीजों में कामयाब हो रहा है। तो अम, वो कहता है वो इसे कार्ला को तंग कर रहा है, एक तो उसके गले को, ताकि कार्ला के थ्रू जो मैं आप लोगों को बातें बता पाता हूँ और हम लोगों की बातचीत हो पाती है वो ना हो। तो वो ये कोशिश कर रहा है कि हमारी बातचीत ना हो, क्योंकि वो आप लोगों की एकता को तो तोड़ नहीं पाया। उसके बाद वो कहता है कि जब वो एक्सरसाइज करती है, सैर के लिए जाती है, भजन गाती है या सुनती है, या अलग-अलग उसके जो अनुभव होते हैं कार्ला के, अ, उन दूसरे लोगों के साथ मिलना-जुलना वो कोशिश कर रहा है कि कार्ला का कम हो। The potential of this working is significant. The physical exercising, sacred music, varieties of experience, Indian spiritual intercourse are jeopardized by a working which attempts so close to the throat and mouth. वो कहता है वो उसके गले पे इसलिए अटैक कर रहा है ताकि कार्ला लोगों से मिल ना सके, भजन ना गा सके और तुम लोगों के साथ बातचीत ना हो सके। हम मेरे साथ ये कांटेक्ट जो तुम लोगों का है वो बंद हो जाए। और फिर वो कहता है कि कार्ला को जो एलर्जीज हो रही हैं, ये इनकी वजह से ये जो पांचवी घनत्वता का जो प्यादा है, उसके काम उसका काम आसान हो रहा है इन एलर्जीज की वजह से। जैसे कि हमने कहा कि उसकी ये हरकतों
का कारला पे कोई असर ना पड़े, इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। उसके गले के को लेकर, उसको बहुत ज्यादा गले में जो एलर्जी हो रही है वो एक मुश्किल पैदा कर रही है। उसके गले को ठीक करने की जरूरत है। जहां तक तुम संतरों के फूलों की जो खुशबू जिसकी तुम बात कर रहे थे कि संतरी तरह का खुशबू तुम्हें उसको कारला को आ रही है, तो उसका जो ताल्लुक ताल्लुक है वो पांचवी घनत्वता के दूसरों की सेवा वाले रास्ते की जो का जो ग्रुप है, लातवी, जिसे तुम लोग लातवी कहते हो। लातवी के लोग जब कारला के आसपास होते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए, तब कारला को इनकी खुशबू आती है। वाज विद द और वो कारला के पास इसलिए आए थे क्योंकि कारला ने बोला था कि मेरी सुरक्षा करो या मेरे साथ रहो। उसके आसपास कारला के जो माहौल है, और कारला खुद बहुत स्वभाव उसका बहुत सेंसिटिव है। छोटी छोटी चीज का उस पे असर होता है, उसे एहसास होता है, इसलिए उसको ये समझ में आता है। इन द 18 डे उसके जो खास करके ये 18 दिन का जो साइकिल है, अब पता नहीं वो 18 दिन का साइकिल उसके पीरियड से रिलेटेड है या चांद के साइकिल से रिलेटेड है, उसका मुझे नहीं पता। पर उसने कहा कि 18 दिन का साइकिल एक्मे इन द 18 18 डे साइकिल। फिर वो कहता है कि वो जो उसे लग रहा है ना कि उसके पैरों के नीचे कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा चूहा या कुछ इस तरह का आ गया, अ, कोई छिपकली कोई सांप, ये एक्चुअली वो जो पांचवी घनत्वता का खुदगर्जी वाले रास्ते का जो जिन भूत है बुरा, जो तुम्हारा साथी है, ये वो पैदा कर रहा है माहौल या उसको एहसास दिलवा रहा है वो उसे परेशान करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है खास करके इन 18 दिनों में। तो वो जानता है कि कारला परेशान हो जाएगी। जहां तक तुम लोगों के ये जो तुमने सेशन से पहले मेडिटेशन करने का ये अच्छी चीजें मंत्र वगैरह जो कुछ भी है ये करने का जो तुम लोगों ने रोका है, हम तुम्हें इसके बारे में कुछ सलाह देंगे। एक तो तुम लोगों के वो जो हीलर्स है ना, वो जो चिकित्सक जिसको तुम लोग डॉक्टर कहते हो, और वो चीजें वो जो देते हैं तुम लोगों को तुम्हें ठीक करने के लिए, जिसे तुम लोग मेडिसिन कहते हो, मतलब दवाइयां कहते हो, ये दवाइयां जो हैं ये इतनी तेज केमिकल्स से, रासायनिक पदार्थों से बनी है कि वो फायदा करने के बजाय उल्टा तुम लोगों के शरीर को बहुत नुकसान देती हैं। क्यों करते हो तुम लोग ये दवाइयां तुम्हें फायदा नहीं देती हैं, नुकसान देती हैं। तो ये डॉक्टरों की दवाइयां खाना और कारला को खिलाना बंद करो। उसके अलावा कुछ दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं, और एक जिसे तुम लोग एंटीबायोटिक दवाइयां बोलते हो। ये देखने में ऐसा लगता है कि इन्होंने बीमारी को ठीक कर दिया और पूरी तरह से तुम अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हो। वो जो है वो शायद फिर भी काम आ जाए, लेकिन इसके बाद भी एलर्जी तो रहेगी। एलर्जी कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन उस दवाई का असर खत्म हो जाएगा। और जब उस दवाई का असर खत्म होगा तो एलर्जी लौट आएगी, जिसका सीधा सा मतलब है कि एलोपैथिक दवाइयां जो होती हैं, नंबर वन, उनका कोई फायदा नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बीमारी की निशान को मिटाती हैं। नंबर टू, उनके साइड इफेक्ट्स उनके फायदे से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपको जो बीमारी, जो जिस बीमारी को वो ठीक करेंगी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स। कोई भी दवाई लेने से पहले उसके केमिकल्स, उसके इंग्रेडिएंट्स के साइड इफेक्ट्स को गूगल कर लेना या किसी मेडिकल डिक्शनरी में पढ़ लेना। हो सकता है गूगल पे ये आपको पूरी बात ना बताएं,
मेडिकल डिक्शनरी खरीद लो, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन दवाइयों के, केमिकल्स के, रासायनिक पदार्थों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि वो कैंसर भी पैदा करते हैं। इसलिए जहां तक हो सके इन दवाइयों से दूर रहो तो बेहतर है। तीसरा, एक बार ये दवाइयां खानी बंद कर दी तो बीमारी की जो असली वजह है वो तो खत्म हुई नहीं, सिर्फ बीमारी के निशान खत्म हुए। तो जब बीमारी दवाई खानी बंद कर दी तो ये बीमारी लौट आएगी। इसीलिए जहां तक बीमारी का ताल्लुक है, कोई भी बीमारी, उसका ताल्लुक आपकी सोच से, आपके इमोशंस से होता है, आपके दिमाग से होता है। अगर आपने अपनी सोच बदल दी, अपना नजरिया बदल दिया, अपनी भावनाओं में बदलाव लाओगे तो आपकी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। एनर्जी हीलिंग करो, वो ज्यादा फायदा देती है। खैर, उसके बाद रा कहता है एक इंसान है जिसे आप लोग जेरोम बोलते हो, वो दवाइयां नहीं करता। आ, वो दवाइयां, ये वाली दवाइयां नहीं करता जिसे तुम लोग दवाई कहते हो। वो अनऑर्थोडॉक्स मेडिकल सिचुएशंस के बारे में आप लोगों को मदद कर सकता है। जो एलर्जीज जिसे आप लोग बहुत गलत समझते हो, आप लोगों के डॉक्टर और हीलर्स इसे बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो एलर्जीज हैं, अ, ये डॉक्टर की दवाई लेने से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अ, यही अगर आप लोग हल्के, अम, ये एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे हो, यही दवाइयां, services of your medical doctors which find the amelioration of allergic effects to be connected with the intake of these same toxins in milder form. Actually आप लोग जब ये दवाइयां लेते हो तो इसकी वजह से जो परेशानी खड़ी हो रही है, वो जो एलर्जीज आपको हो रही हैं, हल्के डोज में आप लोगों को वही दवाइयां एक तरह से दी जा रही हैं जो आपके शरीर के अंदर अ, मुश्किलें पैदा करती हैं। तो एंटी एलर्जिक दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। ये निशान को ठीक करती हैं, बीमारी को नहीं। दिस शैल वी से ट्रीट्स द सिम्टम ओनली। However, the changes offered to the body complex are quite inadvisable. इन एंटी एलर्जिक दवाइयों की वजह से आपके शरीर पे जो असर होता है, उसकी वजह से हम आपको सलाह देते हैं कि इन दवाइयों को बिल्कुल ना खाया करो। मैं बोल बोल के थक गई पर लोगों को समझ में नहीं आता। अब रा के मुंह से सुन लो, शायद अकल आ जाए। द एलर्जी में बी सीन टू बी, इसी वजह से मैंने ये चैप्टर किया, वरना मैं नहीं करती। द एलर्जी में बी सीन टू बी द रिजेक्शन अपॉन अ डीप लेवल ऑफ द माइंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। वो कहता है कि एलर्जी आप लोगों को क्यों होती है कि आपका माहौल अगर आपको नहीं भा रहा, आपके माहौल की कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही, तब आपके दिमाग में कुछ इस तरह का असर होता है जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई ऐसा सिम्टम होता है जिसे आप लोग एलर्जी कहते हो। Thus, the allergy may be seen in its pure form as the mental emotional distortion of the deeper self. क्या बोला था मैंने? अब तो समझ जाओ कि आपको जो बीमारियां होती हैं उनका आपके शरीर से कुछ लेना देना नहीं, खास करके एलर्जीज का। ये आपके दिमागी और भावनात्मक परेशानियों की का नतीजा है। अगर और कुछ कई बार कुछ लोग कहते हैं हमें एलर्जी तो जन्म से है। कई बार आपके पिछले जन्मों में कुछ इस तरह की चीजें हुई थी जिसकी वजह से आपको जन्म से किसी चीज से एलर्जी है। असल में आपको अपने माहौल में वो चीज पसंद नहीं आ रही। जब आपको वो जन्म से है तो आप हिप्नोथेरेपी सेशन या एनर्जी हीलिंग या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ जैसा ऐसा करेंगे, तो वो चीज एफर्मेशंस करेंगे, वो एलर्जी ठीक हो जाएगी। अगर वो आपको इस जन्म में
अचानक बाद में हुई है, इसका मतलब आपके परिवार में या आपके माहौल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके मन को नहीं भा रही और आपको वो बहुत दुख दे रही हैं, दर्द दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, जिसके बारे में आप बोल नहीं पा रहे हो। आप नहीं बोल पा रहे हो कि मेरे साथ ये, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही किसी भी वजह से। और क्योंकि आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आपके शरीर में वो एलर्जी बन के उभर रही है। The more general recommendation lies with one which does not wish to be identified. This is the code name prayer wheel. We suggest 10 treatments from this healer and further suggest a clear reading and subsequent following upon the part of the instrument of the priorities of allergy, especially to your food stuff. वो कहता है कि वो जो तुम्हारा जेरोम, जिसकी उसने बात की थी, जिसको तुम लोग जेरोम बोलते हो, वो जिस तरह की हीलिंग करता है, हम आपसे ये कहते हैं कि बेहतर ये रहेगा कि ये एक प्रेयर व्हील, मतलब प्रार्थना का पहिया, इस तरह की एक हीलिंग करता है। हम आपसे ये कहेंगे कि इससे कम से कम 10 ट्रीटमेंट लो कार्ला की। अक्सर क्या होता है जब एनर्जी हीलर्स के पास लोग जाते हैं, रेकी, थीटा, कुछ भी और, तो एक्सेस बास, तो वो सोचते हैं कि एनर्जी हीलिंग है, एक दो सेशन से ज्यादा क्यों लग रहा है, एक दो सेशन में तो ठीक हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये हीलर पैसे कमा रहा है। भैया, कई बार आपकी बीमारी इतनी गहराई तक, अंदर तक, मतलब के शायद पिछले जन्म तक इतनी गहराई तक होती है कि उसे ठीक करने में समय लगता है। एक दो तीन चार 10 20 सेशन भी लग सकते हैं। जैसे कि यहाँ रा कह रहा है कि इसके 10 सेशन लो इस हीलर से, और उसके बाद एक रीडिंग लो, क्लियर रीडिंग, मतलब साइकिक रीडिंग या टैरो रीडिंग, जो भी वो करता होगा, एक रीडिंग लो कि क्या उसकी जो खाती है कारला, उसके बारे में, क्या वो जो खा रही है क्या वो ठीक है उसके लिए, या वो कुछ फलानी चीजें खाने से उसे तकलीफ क्यों होती है। फिर वो कहता है कि फॉर द वॉकिंग, वो कहता है उसके बाद जब कार्ला, उसके अलावा जब कार्ला सैर करने जाती है, तो वो थक जाती है और उसकी सांस चढ़ने लगती है। जब उसकी सांस चढ़ने लगती है, वो फिर भी नहीं रुकती, तब वो पांचवी घनत्वता का जो है, क्योंकि वो कमजोर महसूस करती है, तो वो उस पे अटैक करता है और उसका अटैक कार्ला पे नजर आने लगता है। उसके अलावा a contributing factor is the number of your second density substances to which this instrument is allergic. वो कहता है उसके अलावा तुम्हारी दूसरी घनत्वता की कुछ चीजें हैं, मतलब के खाने में या कोई जानवर, जिससे कार्ला को एलर्जी है। अब वो दूसरी घनत्वता की जो चीज थी वो थी इनकी बिल्ली। तो तब रा कहता है कि, तो हमारा दूसरा सवाल तो वही था कि हमारी सबसे पुरानी जो बिल्ली है या बिल्ला है, जिसका नाम गैंडाल्फ है, वो काफी उसके पीठ पे रीढ़ की हड्डी के पास एक ट्यूमर जैसी चीज हो गई है, कुछ बढ़ सा गया है। तो क्या उसकी वजह से उसकी उसका ऑपरेशन, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी ये निकालने के लिए, जो हमने 1 साल पहले करवाई थी। 1 साल पहले भी एक ट्यूमर निकाला था, पिछले अप्रैल में, अगर आपको याद होगा एक सेशन में गैंडाल्फ के बारे में बात हुई थी। और and what would be the most appropriate actions on our part to aid his recovery be the visualization of light around him during the surgery and the repeating of the ritual phases. और कहता है कि अगर हम उसकी सर्जरी करवाने जाते हैं, तो क्या हमारी तरफ से इतना बहुत होगा कि हम उसको लाइट हीलिंग देते रहें जब उसकी सर्जरी हो रही है, और उसके जैसे कार्ला के आसपास हम कोई मंत्र तंत्र या इस तरह की चीजें, पूजा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ऐसी गंदाल्फ के आसपास भी करते रहें थोड़े थोड़े समय में, जब वो डॉक्टर के पास, उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तो रा कहता है नहीं, देर इज नो ग्रेटर कॉशन, कॉज फॉर कॉशन देन प्रीवियसली, जैसे पहले था उससे ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या
प्रिकॉशन ध्यान रखने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले किया था वैसे ही करो। तुम जिस चीज़ों की बात कर रहे हो, द phrases of which you speak shall aid the entity, जो तुम बातें कर रहे हो जैसे उसको लाइट देना और रिचुअल्स करना, हाँ, उससे शायद उसको मदद मिले। हालाँकि वो एक्चुअली कम बूढ़ा हो चुका है, और जो तुम्हारा डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए दवाई देगा ना, हो सकता है कि वो उससे मर जाए, या उसकी mental, emotional, spiritual distortions are such that it is strongly motivated to recover, that it might once again rejoin the loved one. तो वो कहता है कि बेहोश होने की वजह से, बेहोशी की दवाई की वजह से हो सकता है कि वो मर जाए, या उसकी स्थिति इस वक्त आध्यात्मिक, मानसिक इस तरह की है कि हो सकता है कि वो अपने उन लोगों को जिनसे वो प्यार करता है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, कीप इन माइंड दिस एंटिटी इज हार्वेस्टेबल थर्ड डेंसिटी। ओ, वो कहता है कि ये जो बिल्ला है, एक बात ध्यान में रखो कि इसके मरने के बाद इसकी हार्वेस्ट होगी और वो तीसरी घनत्वता में पैदा होने वाला है। तो हो, अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे उसने डेथ तो बोला नहीं है, ये बोला है कि लायबल टू डेंजर फ्रॉम व्हाट यू कॉल योर एनेस्थेटिक, इट्स मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डिस्टॉर्शंस आर सच, उसकी स्थिति आध्यात्मिक और मानसिक इस तरह से है कि उसे बहुत ज्यादा उसका मन करेगा, या प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने प्रियजनों के पास चला जाए। अब प्रियजनों के पास चला जाए से मुझे लगता है कि वो ये कह रहा है कि वो मर जाएगा। तो फिर डॉन कहता है कि आपने ये जो अभी बोला कि ध्यान में रखो कि वो हार्वेस्टेबल थर्ड डेंसिटी है, इसके बारे में मुझे जरा बताइए कि आपने ये क्या बोला, क्यों बोला, और क्या आपके दिमाग में कुछ और है उसके पीठ पे जो ट्यूमर सा हो रहा है उसके ऑपरेशन के मुतालिक? तो रा कहता है हमने ये इसलिए कहा कि in order to elucidate our use of the term spirit complex as applied to what might be considered a second density entity. Uh, the implications are that this entity shall have far more cause to abide and heal, that it may seek the presence of the loved ones. That this entity shall have far more cause to abide and heal, that it may seek the presence of the loved ones. वो कहता है कि हमने हम स्पिरिट कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना चाहते थे, हम ये नहीं कहना चाहते थे कि वो अपनी वो आत्माओं के साथ जाके मिल जाएगा, इसीलिए हमने क्योंकि वो दूसरी घनत्वता का है, और इसीलिए हमने ऐसा कहा, और हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास ठीक होके यहाँ रहने से ज्यादा मर के अपने अपनों से जाके मिलने की ज्यादा वजह है। मतलब एक तो बूढ़ा हो गया, फिर बीमार हो गया, और अब उसकी तीसरी घनत्वता की हार्वेस्ट भी है। तो डॉन कहता है कि इज देयर एनी एडिशनल रिकमेंडेशन दैट रा कुड मेक विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोज्ड ऑपरेशन? तो कहता है ऑपरेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो रा कहता है नहीं। तो डॉन कहता है कि मैं सोच रहा था, मैंने इस सेशन का एक ही पार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेशन बहुत छोटा है, बस अभी खत्म हो जाएगा, इसके आगे कुछ खास है नहीं। तो डॉन कहता है मैं ये सोच रहा था कि क्या गंदाल्फ को कैंसर है उसके आसपास ये नई वाली बिल्लियां आने की वजह से? आ, तो रा कहता है कि इसकी, जिसे तुम कैंसर कह रहे हो, हाँ, वो इसी वजह से हुआ कि उसके आसपास नई बिल्लियां आईं, लेकिन approximate cause of this growth is the original cause। कैंसर होने की वजह ये थी कि दूसरी बिल्लियां आईं, उसे नहीं अच्छी लगी, और कैंसर उसके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो गए। जब आप इमोशनली परेशान होते हो, मेंटली परेशान होते हो, तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। वो टॉक्सिन्स जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपके बॉडी के सेल्स के अंदर सेल्स ग्रो होने लगते हैं। जब सेल्स ग्रो होने लगते हैं तो वो ट्यूमर भी हो सकते हैं, और जब उस ट्यूमर
को आप ठीक नहीं करते हो तो वो कैंसर हो जाता है। ओके, सीधी सी बात है। तो वो कहता है कि क्या इसके अलावा भी गंदाल्फ को कोई और कैंसर है, मतलब कहीं और शरीर में? तो रा कहता है हाँ। तो डॉन कहता है क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं और कैसे? तो वो कहता है नहीं, इस वक्त इस धरती पर इसके ये कोई भी कैंसर वैंसर ठीक होने नहीं वाला है। उसकी हिप में, राइट हिप में है और एक लिवर के पास है, इस तरह की वो चीजें बोल रहा है। उसके बाद वो कहता है कि हम इसे कैसे ठीक करें सर्जरी के अलावा? तो वो कहता है कि ईश्वर का शुक्र अदा करो और मतलब कि ये निकाले, कैंसर के ट्यूमर्स निकाले जा सके, उसके लिए ईश्वर की तारीफ करो और उसका शुक्र अदा करो। इसके अलावा दो चीजें हो सकती हैं। एक, the entity shall dwell with you in contentment until its physical vehicle holds it no more। वो कहता है या तो वो जिंदा रहेगा तुम्हारे साथ जब तक तुम चाहते हो, या जब तक उसका शरीर साथ देता है तब तक उसकी आत्मा उसके इस शरीर में रहेगी, जब तक कि बहुत ही बुरी हालत नहीं हो जाती कैंसर सेल्स की। दूसरा, अगर वो इससे निकल जाता है तो वो दूसरी घनत्वता के शरीर से निकल के आत्मा बन के बाद में तीसरी घनत्वता में पैदा होगा, जिसके दौरान उसके बीच में उसकी उसका उपचार होगा, उसकी आत्मा का, उसकी हीलिंग होगी। हम तुम्हारी फ्री विल पे इन्फ्रिंज नहीं करना चाहते, उसका उल्लंघन स्वेच्छा का नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसकी जिंदगी के बारे में तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं। इस वक्त उसकी जो बॉडी है वो ऑरेंज रे बॉडी है। जैसे हम लोगों का ये जो शरीर है वो फिजिकल बॉडी येलो रे बॉडी होती है, जानवरों की ऑरेंज रे बॉडी होती है। तो वो कहता है कि इस वक्त वो इस हिसाब से है कि वो शरीर को छोड़ना चाहता है। तो फिर डॉन कहता है वो जो फेयरचाइल्ड बिल्ली है हमारी, क्या उसको भी यही प्रॉब्लम है? तो रा कहता है नहीं, इस वक्त इस धरती पर नहीं है। मतलब ये परेशानी उसको इस धरती पर इस वक्त नहीं है। तो डॉन कहता है कि क्या गंदाल्फ के लिए कैंसर इसीलिए हुआ कि वो तीसरी घनत्वता में हार्वेस्ट होके जा सके, और क्या उसे गुस्सा आया? हार्वेस्टेबल थर्ड डेंसिटी टू हैव द एंगर रिजल्ट इन कैंसर, उसको जो अपनी बिल्ली वाली जिंदगी में जो इतना गुस्सा आया, इस वजह से क्या वो हार्वेस्ट होके तीसरी घनत्वता में जा रहा है? क्या इस वजह से गुस्सा आया? तो रा कहता है नहीं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। तो डॉन पूछता है कि क्या किसी भी इंसान को गुस्से की वजह से कैंसर होता है? तो वो कहता है हाँ। अच्छा, was it necessary for the cat Gandalf to be a mind body spirit complex harvestable third density to have the anger result in cancer? तो सही पढ़ा मैंने कि उसके शरीर को, उसको दूसरी बिल्लियों के आने की वजह से, जलन की वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा आया, जिसे उसने अपने अंदर रखा और उसे इसलिए कैंसर हुआ, और उसका तीसरी घनत्वता में जाने के लिए वो हार्वेस्ट होना था। तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो वो, उसने पूछा कि क्या सभी को कैंसर इसी वजह से होता है कि अंदर से उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है? तो डॉन कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस वक्त हम इस बातचीत को रोकना चाहेंगे, क्योंकि हम कुछ चीजें देख रहे हैं। एक तो हम ये चीज देख रहे हैं कि कंजेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट थ्रोट ड्यू टू द पॉइंट ऑफ म्यूकस कॉज्ड बाय एनर्जिक एलर्जिक रिएक्शन एट दिस पॉइंट becomes said that we may safely predict the probability of vortex approaching certainty that within 1/2 of an hour we shall need to depart from this working। वो कहता है कि कार्ला को गले में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है और बलगम अटक गई है उसके गले में। तो आधे घंटे से ज्यादा हम रुक नहीं पाएंगे, तो हमें लगता है इस सेशन को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, हम ये नोट कर रहे हैं तुम्हारी जो टेप रिकॉर्डर है उसमें जो आवाज आ रही है वो हमें सुनाई दी, और
जब भी ये आवाज हमें आएगी तुम्हारी टेप रिकॉर्डर में, हमें सेशन बंद करना पड़ेगा। और एंडिंग सून आफ्टर द सून इफ दिस ग्रुप डिजायर्स इट मे चूज टू, वो कह रहा है कि अगर टेप रिकॉर्ड में कोई खराबी है जिसकी वजह से आवाज आ रही है और तुम चाहते हो कि हम सेशन बंद कर दें, तो हमें बता दो, हम सेशन बंद कर देंगे तुरंत उस आवाज के बाद। This decision would ensure the minimal distortion with an instrument towards the comfort with the throat until the effects of the magical working of the fifth density companion have been removed. वो कहता है कि वो आवाज आने की वजह से हम ये सेशन बंद कर सकते हैं, और जल्दी बंद कर देंगे तो कम से कम कार्ला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी, जिस और वो पांचवी घनत्वता का जो है भूत प्रेत, उसका काम हम थोड़ा कम कर सकेंगे, उस वो जो असर कर रहा है कार्ला पे। तो डॉन कहता है हाँ, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली 45 मिनट के बाद टेप खत्म हो जाती है और हमें उसे बदलना पड़ता है, पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर, तो इसलिए वो आवाज आई थी। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो नया टेबल जिम ने बनाया है इन कामों के लिए, तो क्या वो सही है हमारे लिए? कार्ला के आसपास और उसके बिस्तर के आसपास घूमने के लिए ज्यादा जगह देगा, और आप कहें तो हम उसे जैसा है वैसा छोड़ दें लकड़ी का, नहीं तो हम उसके ऊपर कोई पेंट कर दें। तो आ, रा कहता है कि हम उस टेबल को देख रहे हैं और वो टेबल अत्यंत खुश है और खुशी से गा रहा है। जो लकड़ी, पाइन की लकड़ी आपने इस्तेमाल की है, वो दूसरों की सेवा के रास्ते पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से वो उसकी कंपनता आपके और ईश्वर के प्रेम में और तारीफ में गा रही है, कंपनता कर रही है। और इस लकड़ी में आपने जितना काम किया है वो हो चुका है, और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये जैसा है ऐसा छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर आप तेल थोड़ा सा मल दो। वाइब्रेशन, तेल मलने से आ, क्या होता है कि इसकी जो चुंबकता है या कंपनता है, वो बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। तो फिर डॉन कहता है कि क्या हम ये सेशन खत्म कर दें? तो वो कहता है ये तुम्हारी मर्जी है, और वो फिर कार्ला की तबीयत के बारे में पूछता है। तो ये रहा आपका सेशन 98। इसमें ज्यादातर कैंसर की बातें हुई हैं और दवाइयों के बारे में बातें की हैं। ये सेशन आप आगे पीछे और कोई सेशन देखे ना देखे, आपके दोस्त मित्र घर वाले ये वाला सेशन उनके साथ प्लीज शेयर करना, ताकि उन्हें थोड़ी सी बुद्धि आए, खास करके जो बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस में बिलीव करते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी आध्यात्म या भगवान में विश्वास है और चैनल्ड मैसेजेस में विश्वास है, तो प्लीज उनके साथ ये रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। आगे के सारे सेशंस मैं बता दूं, सारे ऐसे ही हैं, छोटे छोटे, कोई 8 सवाल, कोई 10 सवाल, उसके अंदर भी आधे सवाल किसी काम के नहीं, मतलब कार्ला की तबीयत या कुछ इस तरह के। तो डोंट बी सरप्राइज अगर मैं कुछ सेशन स्किप कर दूं या ऐसे ही फटाफट कर लूं। ओके, गुड नाइट, गुड बाय। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। रिकॉर्डिंग, ये फोटो वैसे जो मेरी आपने बैकग्राउंड में देखी, ये सोमनाथ टेम्पल के बाहर थी।